हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम शालास यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिकन डे टू ऑल ऑफ यू। जब हम इस दिन मिले हैं तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई गणतंत्र दिन रिपब्लिकन डेज मनाया क्यों जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों आज के दिन रिपब्लिकन डेज को हमने सेलिब्रेट किया है। इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई व्हाई व्हाट इज द नीड ऑफ द रिपब्लिकन डे एंड वर्ल्ड में ये रिपब्लिकन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। आज की तारीख में हमने भारत में रिपब्लिकन डेज को क्यों सेलिब्रेट किया, हमने 26 जनवरी को ही रिपब्लिकन डेज क्यों रखा है। ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जानने की। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आज आज 74th रिपब्लिकन डेज है। और भारत सरकार ने इसकी थीम जो रखी है वो ऐसा रखा है कि जन भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। राइट, 74th रिपब्लिकन डे है। ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि रिपब्लिकन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं या फिर आज के दिन का महत्व क्या है। मेन चीज कॉमन सी चीज है, आपने पॉलिटी में पढ़ाई होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन पे एडॉप्ट किया था हमने। राइट, हमने आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 के दौर में 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था और वहां से लागू किया था। और आपको ये तारीख भी याद ही होगी, 26 नवंबर 1949। राइट, 1949 ये दो तारीख का आपको पता ही होगा कि 1949 में जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था। उस वक्त हमने कुछ तीन तरीके के जो आर्टिकल्स थे उसको हमने अडोप्ट कर लिए थे, जिसमें आपको जानकारी होगी कि जो संसद की है, जो नागरिकता के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल थे, वो हमने 26 नवंबर को ही हमने अडोप्ट कर लिया था। लेकिन उस वक्त हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडोप्ट नहीं किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया वो हमने किया 26 जनवरी 1950 को दिया। आज का जो दिन है वो 26 जनवरी 1950 है। और इसी दिन 24 साल पहले हमने इस चीज को एडॉप्ट किया था। तो ऐसा तो क्या है कि 26 जनवरी को हमने ये सारी चीजें की, या फिर इसका डे का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर हम ऐसा बोले कि वाई 26 जनवरी। आपको पता होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हर 26 जनवरी को जाके लाल किले पे जाके वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वाई 26 जनवरी। दोस्तों आपको पता होगा, जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आप हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक लाहौर सेशन होता है ना, 1929 में लाहौर सेशन होता है। और उस लाहौर सेशन के अंतर्गत आपको पता होगा कि 1929 में हमारे जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन में उस लाहौर सेशन में उन्होंने एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। राइट, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन आता है 1929 में, और उन्होंने दिसंबर 1921 में इस हिस्टोरिक रिवोल्यूशन को पास किया था कि भाई अभी हमें अंग्रेजों से चाहिए कुछ पूरा पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम हम कुछ नहीं चाहिए। आपको आपको जानकारी होगी, इससे पहले 1928 में एक साइमन कमीशन, राइट, 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जो है वो कुछ 7 मेंबर की बॉडी थी। 7 मेंबर की बॉडी जो है वहाँ पे यहाँ पे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए उन्होंने गठित की गई थी, जिसमें सारे के सारे ब्रिटिशर थे। ये फैक्ट आपको पता है। उसके ही उपलक्ष्य में हमने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट बोला जाता है, और उसके तुरंत बाद एक लाहौर में सेशन होता है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू वाला। राइट, और ये लाहौर सेशन में हमारे जवाहरलाल नेहरू वहां पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं कि भाई पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राइट, उस रेजोल्यूशन को 26 जनवरी को हमने क्या किया, अडॉप्ट किया। हाँ, तो उसका क्या, उस दिन हमने रिजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया। और फिर 26 जनवरी 1930 के दिन, ध्यान रखिएगा ये 1929 है, 1930 के दिन हमने पहला पूर्ण स्वराज दिन भी सेलिब्रेट किया। और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हमारे नेशनल फ्लैग को वहां पे होस्ट भी किया था। राइट, ये तो मतलब छोटी सी चीज जो हिस्टोरिकल चीज है उसके बारे में। तो फिर 15 अगस्त क्या है, अगर 26 जनवरी को ही हमें 26 जनवरी को ही हमने पूर्ण स्वराज दिन अगर सेलिब्रेट करना था, तो फिर हम तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। फिर 15 अगस्त का क्या चक्कर, और 15 अगस्त क्यों? अरे 15 अगस्त के दिन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इस तरीके से फ्लैग होस्टिंग करते हैं।
तो इसका क्या चक्कर है? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ा सा ब्रिटेन की वो है ना कि वो लोग जा रहे थे तो जाते जाते कुछ काम बिगाड़ के जाए, ऐसा कुछ उनको करना था। ऐसा था कि आपको याद होगा कि जो 15 अगस्त है, इससे पहले जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि वर्ल्ड वॉर में जापान जो है एक, वो कहती है ना उदादी इक्तूसा नेशन, वो इक्तूसा नेशन जो है पूरे पूरे वर्ल्ड के नाक में दम ला के, राइट। जापान ने एक टाइम पे रशिया पे अटैक किया, एक टाइम पे अमेरिका की नेवी पे अटैक किया, और पूरे वर्ल्ड में वो अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसी में आपको याद होगा कि भाई जो अमेरिका है वो युद्ध में आगा है, और हिरोशिमा और नागासाकी करके दो सिटी पे जापान की उस पर अटैक करता है और न्यूक्लियर अटैक करता है, और एक बड़ा सा शहर पल भर में तबाह हो, और तब जाके जापान कुछ अपनी रियलाइजेशन करता है और बोलता है अभी हमसे ना होगा। और इसीलिए जापान जो है उस दिन 15 अगस्त के टाइम पे 15 अगस्त के टाइम पे वो अपना सरेंडर घोषित करता है, बोलता है कि भाई अभी हमसे ना हो पाएगा और हम सरेंडर करेंगे, राइट। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो एनिवर्सरी थी वो उस दिन सेलिब्रेट की जा रही थी, इसीलिए एक तरीके से भारत को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने 15 अगस्त पे हमें दे दी। अब आज़ादी मिल रही थी, हमारे लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते थे कि हमें 15 अगस्त नहीं चाहिए, हमारा हमें कोई 16 अगस्त दे दो, 14 अगस्त दे दो, ऐसा नहीं कह सकते। जो आया हमने ले लिया। हाँ, पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा कहता है कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, तो पाकिस्तान का खुद अपना चलता है, बोले 15 नहीं हमें 14 अगस्त दे दो, पाकिस्तान का अलग चलता है, राइट। तो 15 अगस्त इसलिए, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक चीज की कि भाई चलो 15 अगस्त को तो हमने इन सारी चीज को कर लिया, अपना तो लिया, लेकिन हमारे हमारे लोगों की जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, हमारे लोगों की बातों को रखने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, मैंने अभी आपको ये बताया कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी, लेकिन उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया। हमने कब अडॉप्ट किया? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, राइट, अराउंड अराउंड 60 to 61 डेज के बाद। तो ये क्यों? क्योंकि वही लाहौर अधिवेशन में हमने बोल रखा था कि इसी दिन हम पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारे हिस्टोरी के लोगों को, हमारे लोगों को मान लेने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए हमने 26 जनवरी को रिपब्लिकन डे मनाने की शुरुआत की, राइट। तो वही हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए उसके हमारे लोगों के मान सम्मान रखने के लिए हमने उसी दिन, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसके लास्ट में हमने एक प्रियम्बल भी बनाया, और प्रियम्बल में हमने इसमें डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद हमने प्रियम्बल बनाया, और उस प्रियम्बल में हमने लिखा कि भाई इंडिया आपसे क्या रहेगा, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, राइट, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। अभी एक चीज को समझिए दोस्तों कि ये रिपब्लिकन क्या होता है और आज के दिन का इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम बोल रहे थे 26 जनवरी है, तो आज के दिन का ये इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमने सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा या तो नहीं पढ़ा है, वो इसको देखेंगे कि रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब वही घिसा पिटा आपको बताएं कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हो गई इसे, लेकिन आपको पता है कि डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। दो तरीके की डेमोक्रेसी भारत में अगर देखने जाए तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमने हमने अपनाया हुआ है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी आर रूलिंग द नेशन थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो ये कुछ चीजें हमने इससे पहले हमने देखी कि भारत जो है अभी जो बना है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हाँ, पंचायती राज के थ्रू हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने उसका स्वाद भी हमने चख लिया है, लेकिन वो थोड़ा अलग अलग टॉपिक है, उसको हम कभी देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो है रिपब्लिकन, राइट। कि रिपब्लिकन क्या है, तो मीनिंग ऑफ रिपब्लिकन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, आज के दिन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसीलिए हमें रिपब्लिकन बोल देना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी को रखा है इसीलिए रिपब्लिकन बोला है। दोस्तों रिपब्लिकन का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा है इन द सेंस, देखिए इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो फॉर्मल डेफिनेशन होती है द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन, कि लोगों का जो हेड है, लोगों का हेड वो जो है
वो लोगों द्वारा नियुक्त हो। राइट, यहाँ पे दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो है हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन, और दूसरी एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, एक हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, हेड ऑफ द नेशन एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नो डाउट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमारे देश में वो प्राइम मिनिस्टर ही है। राइट, गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन नेशन के हेड जो होते हैं वो हमने प्रेसिडेंट को बोल रखा है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन। राइट, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो यही है। और बाकी जितने भी नेशन है जहां जहां खुद को वो रिपब्लिक कहते हैं, राइट, जो कंट्री अपने आप को रिपब्लिक देती है वो सब अपने आप को इसलिए रिपब्लिकन का टैग देती है क्योंकि उनके देश के जो हेड है वो लोगों द्वारा नियुक्त होते हैं, लोगों द्वारा वो नियुक्त होके उस देश के हेड बनते हैं। राइट, तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें हमारे सामने आती है। राइट, दो तरीके की चीजें आती है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तरीके की चीजें इन द सेंस, एक तो इंडियन इंडियन चीज है और दूसरा हमारे पास है ब्रिटेन। दोनों का कंपैरिजन अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। एक तरफ है इंडिया, आपको पता है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो हेड ऑफ द नेशन है, जैसे कि अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू है, हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है। किसके द्वारा इलेक्टेड है? तो पीपल ऑफ द नेशन के द्वारा वो इलेक्टेड है। पीपल ऑफ द नेशन उनको नियुक्त किए है। हाँ, अगर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, लेकिन वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड से मेरा कहने का मतलब क्या है? सिलेक्टेड से मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ है यूके, और यूके में जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, हमारे हेड ऑफ द कंट्री, हमारे हेड ऑफ द कंट्री जो है वो हमारे द्रौपदी मुर्मू मैडम, राइट। लेकिन यूके में अगर आप जाओगे तो यूके में एक हायरार्की चलती है, एक ही परिवार के लोग हेड बनते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अभी जो है ये प्रिंस फिलिप करके जो हमारे प्रिंस है, वो अभी हमारे यहाँ पे ब्रिटेन में आपको उसके हेड दिखेंगे, देश के हेड दिखेंगे। लेकिन भारत में जो हेड है वो अभी हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू है। उससे पहले आपने सुना होगा कि हमारे द्रौपदी मुर्मू के साथ पहले हमारे रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद के पहले हमारे प्रणव दा थे। तो ये जो हायरार्की जो चली आ रही है, ये जो चीजें जो चली आ रही है, ये एक्चुअली हमें क्या दिखा रहा है कि ये इलेक्टेड है, कोई एक परिवार से नहीं है। ना तो हमारे जो प्रणव दा थे, जो हमारे प्रणव दा हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनके कोई रिलेटिव नहीं थे हमारे रामनाथ कोविंद, और ना ही रामनाथ कोविंद के रिलेटिव हमारे जो अभी राष्ट्रपति है वो है। ये पूरा अलग है, राइट। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ रिपब्लिकन नेशन, बट यूके, यूनाइटेड किंगडम, हाउएवर इट इज अ डेमोक्रेसी। यूनाइटेड किंगडम जो है, इंग्लैंड जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होने के बावजूद वो, उसको हम रिपब्लिकन नहीं बोल सकते, इसको रिपब्लिकन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हेड ऑफ द पीपल इज इलेक्टेड, बट हियर इज नॉट इलेक्टेड, दे आर फ्रॉम द वन फैमिली ओनली, राइट, दे आर फ्रॉम द वन फैमिली ओनली, hence they are not republican. However, Britain is a democratic country but not a republican nation. India is democratic republican nation. Remember, जो हमने प्रियम्बल में लिखा, प्रियम्बल में क्या लिखा है? इंडिया विल बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिकन भी है, हमने ये दिया। लेकिन यूके जो है वो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिकन नहीं है, बिकॉज रिपब्लिकन की डेफिनेशन के हिसाब से ये चीजें उस पे जो है सूट नहीं हो रही है, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो चीजें जो है कि एक ही परिवार से सब कुछ बनेगा, वो चीजें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बनती है। इसलिए यूके इज नॉट अ रिपब्लिकन नेशन, इट इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, राइट, whereas इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एज वेल एज द रिपब्लिकन नेशन, राइट। इस चीज को हम आज रिपब्लिकन डेज के तौर पे अगर देख रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि आजादी के अभी हमें 75 हमारा अमृतकाल चल रहा है, और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और आज हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन के रिपब्लिकन डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भारत के सामने चुनौती क्या है? हमें 3 चीजों पे काम करना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि हमें क्या करना चाहिए? 74th हम रिपब्लिकन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे सामने चुनौती क्या है और हमें क्या आगे करना है? तो इक्वालिटी और इक्विटी पे हमें काम करना चाहिए। देखो दोस्तों, 74 रिपब्लिकन डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृतकाल में हम पहुंच चुके हैं, और 74th रिपब्लिकन डेज
और आपको पता है कि रिपब्लिकन डेज मतलब हमने इस दिन के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 14 देता है, आर्टिकल 15 देता है, आपको पता है कि आर्टिकल 44 देता है जिसमें आपको डीपीएसपी में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रखी है, लेकिन देश में सब इक्वल हो चुके हैं। आर्टिकल 14 बोल देता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या इक्वल हो चुके हैं? कड़वी सच्चाई है कि अभी अभी सारे के सारे लोग इक्वल नहीं है। अभी पूरे दिन में मैं एक ऑक्सफैम जो है उसकी रिपोर्ट पे हम वीडियो बनाऊंगा, आप उस रिपोर्ट को देखिएगा। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया असर की रिपोर्ट। असर की रिपोर्ट जो है एजुकेशन की रिपोर्ट दी गई है, आप देखिए उसमें इनरोलमेंट का रेशियो कितना कम हो चुका। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो स्क्रीन है, टीवी के स्क्रीन पे आप यहाँ पे जो ऊपर पॉपअप दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके देखिएगा असर की रिपोर्ट को एक बार देखिए कितनी एजुकेशन में डिस्पैरिटीज आ रही है। इनरोलमेंट का रेशियो कितना कम हो रहा है 75 ईयर के बाद भी, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया उसको 74 ईयर हो चुके हैं उसके बाद भी अगर इक्वालिटी हमें लोगों में प्रस्तावित नहीं कर पाए, क्योंकि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। एजुकेशन की जो स्ट्रेंथ है, जो एजुकेशन की चीज है जो है वो लोगों तक उतनी नहीं पहुंच पा रही है, तो हमें इस पे इक्वालिटी और इक्विटी पे काम करना पड़ेगा। दूसरी एक मेन चीज जो एवरग्रीनिंग चीज है जो पॉवर्टी, राइट। पॉवर्टी अभी यूपीएससी में जैसे भी पूछा गया था कि द पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ द पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ द पॉवर्टी। दोस्तों जो भी हो, पॉपुलेशन हो पॉवर्टी का रीजन, या फिर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी हो रही हो या फिर पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन, चीज तो ऐसी है कि हम आज 74th रिपब्लिकन डे मना रहे हैं, लेकिन हमारी चीज आज भी हमारे पास ये कड़वी सच्चाई है कि हमारी पॉपुलेशन आज भी रोटी कपड़ा और मकान के बगैर रहने के लिए मजबूर है, राइट। तो इन चीजों पे हमें सोचना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रिपोर्ट है, जो अब वही काम करने के लिए महिला को बहुत कम उसको वेतन मिलता है, उसी काम के लिए जो पुरुष होता है पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी 75 ईयर की आजादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न। और फोर्थ आपको कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। दोस्तों आपको पता है आप लोग मेच्योर हो, आप थोड़े बहुत दिनों से आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हो, तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि देश में कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ये बढ़ता जा रहा है कि मैं ही बड़ा या फिर मेरा ही धर्म बड़ा या फिर मेरी ही कौम बड़ी। इससे क्या हो रहा है, जो आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ने हमें दिया वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। उन्होंने हमें पूरा एक नेशन आजाद करके दिया, उन्होंने कोई एक धर्म के लोगों को आजाद करके नहीं दिया, उन्होंने किसी एक नस्ल के लोगों को आजाद करके नहीं दिया, उन्होंने किसी एक रेस के लोगों को आजाद करके नहीं दिया था, उन्होंने पूरे नेशन को आजाद करके दिया। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि 74th रिपब्लिकन डे हम आज मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कम्युनलिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आज हमारे बीच में। कड़वी सच्चाई है कि घर तो कर चुका है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो स्ट्रगल विथ रीजनलिज्म। दोस्तों रीजनलिज्म की भी आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आजकल बनने लगी है। आपको पता है कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ तो सारी कमिटी ने, वो फिर फजल अली कमेटी हो, वो जेवीपी की समिति हो, या फिर जितनी भी कमेटी वहां पे आई, सारी कमेटी ने दो टूक शब्दों में बोल दिया था कि भाई भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं होनी चाहिए। Language shall not be the criteria for the creation of the state. But the irony is, today we are living in the linguistic state. But लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना, चलो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारे पास लैंग्वेज के आधार पर स्टेट है, लेकिन फिर इसके अंदर भी सब रीजन, उसके अंदर भी मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मैं यहाँ से, मैं वहाँ से, ऐसा कर करके जो नेशनल फीलिंग है, नेशनल फीलिंग में कहीं ना कहीं पे चोट लग रही है, राइट। तो हमें इस 74th रिपब्लिकन डेज ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे किसी न किसी तरीके से इन सारी चीजों से हम लड़े और इन सारी चीजों को कुछ न कुछ करके लेकर इलेक्शन डिस्प्यूट। ये कुछ छिपी नहीं है बात कि हम 75th इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया थोड़े दिन पहले, 74th रिपब्लिकन डेज आज मना रहे हैं, राइट। लेकिन
जो नोबल फीचर्स, जो जो सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने इन सारी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, कहना तो पड़ेगा कि इलेक्शन में जो मल्टी पार्टी कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरे पे, दूसरी पार्टी तीसरे पे, से जो पॉपुलिज्म वाली जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका और मेरे जैसे लोगों का ही यहाँ पे उनको झेलना पड़ेगा। और इलेक्शन में डिस्प्यूट ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, इस पे इनको बिल्कुल यहाँ पे सुधार करना चाहिए। और एवरग्रीनिंग पॉइंट, last but not least, the sources of funding for the election remain the questions. कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। पैसे इलेक्शन के दौरान कहीं से भी उनको मिल जाते हैं, फॉरेन फंडिंग मिल जाती है, यहाँ से मिल जाती है, वहाँ से मिल जाती है। आप देखिए दोस्तों, एक अभी के तो डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 2014 के डेटा से आपको पता है कि 2014 में जब इलेक्शन हुए तब एवरेज निकाला गया तो कितना स्पेंडिंग पर हेड हुआ, तो अराउंड 14 करोड़ जो है वो 1% पे ये होने लगा था, स्पेंडिंग होने लगा। आप समझ सकते हो कि जो इलेक्शन में जो फंड आते हैं वो कोई ना कोई बिजनेस मैन देते हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म इसे कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक पर्सन जो है वो इसकी सहाय करेगा पॉलिटिशियन की इलेक्शन जीतने के लिए, और इलेक्शन जीत कर ये व्यक्ति क्या करेगा, ये उस कैपिटलिस्टिक पर्सन को हेल्प करेगा। टीट फॉर टीट का अप्रोच चलता रहता है कि भाई मैंने आपको इलेक्शन में फंडिंग करवाई, अब आप मेरे लिए ये कानून लेके आइए, इस कानून से हमें हेल्प करवाइए। और कहीं ना कहीं से ये दोनों चीजें चलती है। कहते हैं ना कि लोकतंत्र में सरकार गरीबों के वोट से और अमीरों के नोट से ही चलती। तो यही सारी चीजें आजकल हमारे देश में, हम 75th इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया, 74th हम रिपब्लिकन डे मना रहे हैं, तो बहुत ही कंसर्निंग चीज आज हमारे सामने आई, राइट। आशा है दोस्तों कि ये 74th रिपब्लिकन डेज के बाद हमें ये सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, ये सारी चीजें ना, हम त्वरित बदलाव करें, हम धीरे धीरे हमारे देश में उन्नति लाने की कोशिश करें। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हैप्पी रिपब्लिकन डे। थैंक यू वेरी मच।